Today, our lecture is on the topic human reproductive system. So here, before starting the human reproductive system, let me explain you or let me introduce you with the term reproduction. Okay. First is the term reproduction. It is a very simple term, बहुत ही simple term है, but still we have to study this term or study this definition every time. Yeah. Okay. The process of formation of life from pre-existing life is called reproduction. It is the formation of new life which is already existing, and this process is known as reproduction. सिंपल सा डेफिनेशन है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ा था. वही डेफिनेशन बार बार आएगा. रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लेक्चर के हिसाब से चेंज नहीं होगा. वो जो डेफिनेशन पढ़ा है वही है. क्या है? नए लाइफ का फॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है उसने किसी नए ऑर्गेनिज्म को अगर जन्म दिया तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन. वी विल कॉल इट रिप्रोडक्शन. हाय खुशी. Now we will have the significance of reproduction. We will have the only one significance: to continue the race, to continue the species. Species के को कंटिन्यू करवाने के लिए ये सिग्निफिकेंस होता है. पर्टिकुलर स्पीशीज को कंटिन्यू करवाना है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो रेस जो है खत्म हो जाएगा, दब जाएगा. ठीक है. क्या होगा? रिप्रोडक्शन अगर बंद किया जाए तो उस वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में. जब तक उसके पॉपुलेशन बचे हैं, रिप्रोडक्शन अगर बंद हो गया कुछ दिन में खत्म. पर्टिकुलर स्पेशीज कब तक आपको मिलेगा? जब तक उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है. जिस दिन रिप्रोडक्शन कुछ टाइम बाद सफाचट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो यहां पे ये सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का कि किसी रेस को कंटिन्यू करने के लिए होता है ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन. अब यहां पे स्टार्ट करते हैं ये सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन तो देखा था. हम लोगों ने क्या किया था? रिप्रोडक्शन देखा था. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना होगा. आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले गैमीट बनाना पड़ता है. गैमीट बनाने के लिए हमने सेल के डिवीजन में मियोसिस पढ़ा था. मियोसिस में क्या होता है भाई? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होते हैं. मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है. तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जीन आपस में एक्सचेंज होते हैं. तो ये एक्सचेंज होता है. नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन आ सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और दो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं तो दोनों के गैमीट आए हैं. एक तो उनके गैमीट में भी क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है. और गैमीट भी जो है तो दो इंडिविजुअल से जीन्स आए हैं. तो चांस फैक्टर रहता है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाए. ठीक है. लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो क्या कंटिन्यू होता रहता? एक ही ऑर्गेनिज्म जैसा था उसका क्लोन बनता जाता. लेकिन यहां पे क्या है? अगर मान लेते हैं एक इंसान है, उसका गैमीट बना. ठीक है. एक इंसान है, उसका गैमीट बना. उसका गैमीट कैसे बनेगा? उसका गैमीट बनेगा मियोसिस. और मियोसिस में आपने जो प्रोफेज 1 में देखा था उसमें आपने देखा था कि जो मियोसिस होता है, जो होमोलोगस पेयर आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं. तो वहां पे भी आपने देखा था जीन जो है का अलग कॉम्बिनेशन हुआ था. फिर उसके बाद दो गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं. तो यानी एक मेल का भी पार्ट कैरेक्टर आएगा, फीमेल का भी कैरेक्टर आएगा. उसमें से जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो यहां पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड दैट इज द रीजन व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट. एंड sexual reproduction is more common in the higher organism as compared to the lower one. Am I clear? समझे? इसके लिए लिख लो. क्रॉसिंग ओवर होता है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैन हैव द बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन. एक तो क्रॉसिंग ओवर होता है, दूसरा क्या होता है? ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है उनमें बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो सकते हैं. Am I clear? नोट डाउन करो इसको. और कोई डाउट हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो पूछो. चलिए आगे बढ़ते हैं.
यहाँ एम्ब्रियोलॉजी का एक डेफिनेशन लेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस, इट इज स्टडी ऑफ ऑल द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ध्यान दो, ये क्या है एम्ब्रियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं स्टडी उसके स्टडी करना है। किसका स्टडी, कौन सा प्रोसेस, जब फीटस डेवलप होता है और पूरा बेबी बन जाता है तो मदर के वूम में जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है, जाइगोट से लेके एक बच्चा जब आ जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, वहां तक के सारे डेवलपमेंट के स्टेप को जब आप पढ़ते हो, वो प्रोसेस को पढ़ते हो, वही जो स्टडी है उसी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और ये जब आप जाओगे कॉलेज में तो मोस्टली आप फर्स्ट ईयर में देखोगे कि आपको इन सब के बारे में ये एम्ब्रियोलॉजी की एक बुक होती है, मेरे पास भी होगी शायद, रुको, या ये है इंद्रबीर सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ये बुक है। एक और बुक रहती है जिसमें हम लोग एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, इंद्रबीर सिंह, बहुत से बुक हैं, ठीक है। तो ये सब बुक्स हैं जो कि आप लोग पढ़ेंगे बाद में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट पे, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया, डेफिनेशन को जान लिया। अब बात आती है हमारी कि अब हम लोग थोड़े एनसीईआरटी के पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपको एनसीईआरटी का पार्ट है पूरा, ये है एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन के आने का चांस रहता है, इसीलिए मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। क्या लिखा है, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस का मतलब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर बोल रहा हूं, 11th में, जहां पे विविपेरस का मतलब क्या पढ़ा था, जो यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओविपेरस क्या होते हैं, जो एग लेइंग होते हैं, ये विविपेरस है। ह्यूमन क्या है, विविपेरस है, यानी यंग वन को रिप्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है, बेबी को रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए विविपेरस है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड, अब जो पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट है, तो पहले समझेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है, वही तो है पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, इवेंट हो रहा है, एक के बाद एक सबका कलेक्शन है रिप्रोडक्टिव इवेंट। सबसे पहला ध्यान दो यहां पे क्या है, गैमीट, या गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। पहले तो गैमीट बनाना इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहला स्टेप यहीं पे आ जाता है, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। और गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमीट बनते हैं, और गैमीट को क्या बोलते हैं, स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल, है कि नहीं। मेल में स्पर्म बनेगा एंड ओवम बनेंगे फीमेल्स में, और व्हाट विल हैपन हियर, देयर इज विल बी द ट्रांसफर ऑफ, पहले तो बन गया, अब ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, ट्रांसफर करना है किसको, ट्रांसफर करना है स्पर्म को इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये जो ट्रांसफर होता है, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इनसेमिनेशन कहते हैं, इनसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपका जो दूसरा है वो होता है इनसेमिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब इंसेमिनेशन यानी मेल गैमिट अब फीमेल जेनिटेलिया में जा चुका है, जेनाइटल ट्रैक्ट में जा चुका, अब उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। यही फ्यूजन क्या था, हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था, सिनगैमी, यहां पे पढ़ रहे हैं इसी प्रोसेस, यही प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। एम आई क्लियर, सारे प्रोसेस बिल्कुल सिंपल से हैं। सबसे पहला गैमिट बन गया, गैमिटोजेनेसिस, उसके बाद गैमिट ट्रांसफर हुआ, आपको पता है मेल गैमिट को ही ट्रांसफर किया जाता है, मेल गैमिट को जब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में डिपोजिट किया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंसेमिनेशन हो गया है तो अब क्या होगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिलेंगे और प्रोसेस हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ध्यान देना। और जैसे फर्टिलाइजेशन होगा क्या होगा, जाइगोट बनेगा, यस, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाएगा। अब इस बात को समझना होगा कि ये जो जाइगोट है, क्या जाइगोट जो है, रवि पूछा है सर इंसेमिनेशन को ही कॉपुलेशन बोलते हैं क्या, नहीं,
insemination is just the deposition of sperm inside the female genital tract, but copulation जो एक प्रोसेस रहता है, इंसेमिनेशन जो है ना तुम्हारा क्या हो सकता है, या देखो इंसेमिनेशन में तुम्हारा क्या जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियली भी हो सकता है, आर्टिफिशियल बस स्पर्म को डिपॉजिट कर दिया। कॉपुलेशन इज द एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, इंडिविजुअल में, ये फिजिकल एक्ट है, ठीक है कॉपुलेशन। इंसेमिनेशन इज जस्ट डिपोजिशन, आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं या थ्रू कॉपुलेशन हम जो ये रहता है, होता क्या है इंसेमिनेशन, तो थ्रू कॉपुलेशन भी इंसेमिनेशन हो सकता है और आर्टिफिशियली भी इंसेमिनेशन हो सकता है। जैसे एनिमल वगैरह के केस में क्या होता है, इंजेक्शन से स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो वो भी इंसेमिनेशन था, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए कि कॉपुलेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस बाय विच इंसेमिनेशन इज डन। एम आई क्लियर? तो कॉपुलेशन इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। ओके, यहां पे ध्यान से समझे इस चीज को, या कोई डाउट? चलिए अब यहां पे देखो जाइगोट बन गया है, जाइगोट के बाद फॉलोड बाय फॉर्मेशन, ध्यान दो क्या है, फॉर्मेशन है एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्म भी कर रहे हैं और डेवलप भी हो रहे हैं, क्या, ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है, हम ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग ये सब प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पे रवि का एक डाउट आया है, आर्टिफिशियल M2 मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, क्या वो भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी वाला भी वो भी है इंसेमिनेशन, वहां पे भी है। एनिमल में भी ये करते हैं, मैंने आपको बताया ना एनिमल में, वहां पे क्या करते हैं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है कहीं से मेल का स्पर्म कलेक्ट करके, तो वो भी होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब यहां पे ध्यान दो, अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, सबसे पहले देखो जाइगोट था, जाइगोट जो है उसके जो सेल्स होते हैं डिवाइड करते हैं और बन जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कैसे, क्या, कहां, ये सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा जब एग्जैक्टली वो स्टेज को पढ़ेंगे। अभी बस समझो इतना कि जाइगोट जो रहता है उसके सेल डिवाइड कर करके बना लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जाइगोट बना, जाइगोट के बाद उसके बाद क्या बनता है आपका, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, फिर जाइगोट डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट में गया। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूट्रस के अंदर के वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। एम आई क्लियर? ठीक है, अब इम्प्लांट हो गया ब्लास्टोसिस्ट, अब वही ब्लास्टोसिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेबी में, बच्चे में, फीटस में कन्वर्ट होगा, लास्ट तक कन्वर्ट होता रहेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें एक ब्लास्टोसिस्ट जो है पूरे एक फीटस में, बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं गेस्टेशन। और जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये पूरे डेवलपमेंट में, इसके पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। इस चीज को रिपीट करो, नए नए वर्ड्स हैं तो मेरे साथ रिपीट किया करो, जितना रिपीट करोगे ना उतना याद रहेगा। तो ये बात समझे, गेस्टेशन पीरियड किसको बोलेंगे, गेस्टेशन क्या होगा, और जब गेस्टेशन पीरियड लास्ट होता है, एंड होता है, बच्चा डेवलप हो चुका है, तो अब क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। ध्यान दो, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। एम आई क्लियर? क्या यहां पर सब चीज जो है आपके स्क्रीन पे क्लियरली समझ में आ गया है? खुशी है सर, हाउ वी डिफाइन जाइगोट, जाइगोट को डिफाइन कैसे करते हैं, जाइगोट इज द सिंगल cell structure which is formed by the fusion of the male and female gamete। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। ये जाइगोट जो है एक्चुअली इम्ब्रियो भी है, जाइगोट जो है इम्ब्रियो भी है,
या जाइगोट जो है, जाइगोट इज एन एम्ब्रियो, इट इज अ सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो। एम आई क्लियर? मेरा घंटा फर्क पड़ता है, ये लगता है रतुल ही है, ऐसे हरकत वही करता है, अजीब अजीब से नाम लिख के आ जाता है, देखना कहीं पे शाहरुख खान, सलमान खान, यही सब हरकत करो तुम, बन के आना यहाँ पे। क्या एम्ब्रियो या फीटस? ठीक है, कहाँ से सोचते हो ऐसे खतरनाक नाम सब, बहुत दिमाग लगाता है बंदा, लेकिन इन्हीं सब चीजों में। So you have learned these reproductive event occurs after puberty. Yes. लाइन देखो कि इसके बाद जो ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट था ये प्यूबर्टी के बाद होता है। प्यूबर्टी तक क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को डेवलप करता है। एक छोटा बच्चा गैमीट बनाने लायक उतनी कैपेबिलिटी नहीं आई है। प्यूबर्टी तक क्यों ये टाइम लिया जाता है, प्यूबर्टी के बाद क्यों सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं? अब यहां पे रतुल पूछे एम्ब्रियो या फीटस सेम है, बताऊंगा सब कुछ। जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे ना तब वहां पे सब कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि एम्ब्रियो कब तक बोलेंगे, फीटस कब बोलेंगे, बेबी कब बोलेंगे, सब कुछ समझाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, अभी चीजों को ना पूरा खिचड़ी मत बनाओ, सब कुछ प्रोसेस से आएगा, टाइम पे आएगा और टाइम पे समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अभी उन चीजों पे रहते हैं जो अपना पार्ट लेके चल रहे हैं। यहां पे ध्यान दो इस चीज को, इम्ब्रियो बस ये समझ लो, इम्ब्रियो जो रहेगा आपका, इम्ब्रियो में क्या बोलते हैं वो एक्चुअली, ये जाइगोट जो है, जाइगोट इज ऑल्सो एन इम्ब्रियो, सिंगल सेल्ड इम्ब्रियो है वो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो मेरी बात पे कि ये कह रहा है कि प्यूबर्टी के बाद ये सब सेक्स ऑर्गन जो रहता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी तक वो क्या होता है, प्यूबर्टी तक बॉडी जो है, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, डेवलप करते हैं और इस काबिल बनते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें आगे। ठीक है, उससे पहले उनका बॉडी जो है किसी बेबी को, किसी चाइल्ड को नरिश करने के लायक नहीं रहता है। उस समय उसके बॉडी जो रहता है ग्रो कर रहा होता है, उसके बॉडी को रिप्रोडक्टिव इवेंट कंटिन्यू करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लायक बन रहा होता है प्यूबर्टी तक। एम आई क्लियर? ठीक है, और प्यूबर्टी के बाद ये सब इवेंट धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एडल्ट जैसे हो जाते हैं तो उसके बाद ये सारे इवेंट प्रॉपर तरीके से चलने लगते हैं। एम आई क्लियर? ये जो गैमिटोजेनेसिस वगैरह का प्रोसेस था ये सब प्रॉपर चलने लगता है। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट को अंडरलाइन करो कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म का, ठीक है, स्पर्म का जो है फॉर्मेशन होगा, कंटिन्यू रहेगा ओल्ड मैन में भी। देख रहे हो, sperm formation continue even in old man, but formation ovum ceases in the women around the age of 50 years। 50 years के आसपास women का काम बंद हो जाता है and that is known as menopause। am I clear? श्रावणी पूछे सर जो बेबी 9 मंथ पहले बॉर्न होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। रवि पूछा सर एडल्ट मतलब 18+ की 21+? एडल्ट मतलब बायोलॉजिकल देखो तो 16 जो रहेगा ना, 16 से फिर वो उसमें चला जाता है। यस रतुल, 9 to 12 जो रहेगा फीमेल में रहता है वो प्यूबर्टी पीरियड है, या मेल में 16 रहता है, फीमेल का प्यूबर्टी 9 to 12 में आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के पार्ट को। यहां तक किसी को कुछ डाउट है?
क्या कोई तकलीफ है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा उसको नोट डाउन कर लो। गैमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन जाइगोट, इम्प्लांटेशन, और सिक्स्थ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको गेस्टेशन बोलेंगे, और सेवेंथ में पार्चुरेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट को लिख लो। सबसे पहला सिर्फ क्या था? गैमिटोजेनेसिस, जो आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। फर्स्ट जो है गैमिटोजेनेसिस है, जो आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, बाकी सब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, दीज आर ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। और इनको ऐसे ही याद रखना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको मंत्र की तरह, लेकिन अगर आप नहीं समझे हो तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप निमोनिक बना के रटो, जैसे बना के रटना है रटो, लेकिन ये इवेंट ऐसे ही पूछे जाते हैं, अरेंज करने आता है और आपको अरेंज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो अंडरलाइन में भी मार्क कर सकते हो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बट इससे पहले सेक्स ऑर्गन समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेक्स ऑर्गन। ठीक है, a sex organ is any part of an animal's body that is involved in sexual reproduction। सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चे का, है कि नहीं? एकदम बच्चे जैसा डेफिनेशन है। सेक्स ऑर्गन क्या है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले उसको सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। अब सेक्स ऑर्गन के भी जो टाइप्स होते हैं, ध्यान देना। सेक्स ऑर्गन के जो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो इंपॉर्टेंट है सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब ध्यान देना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है इसको नोट डाउन करो। फॉर्म्स गैमिट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम रहता है इट फॉर्म्स गैमिट्स, और एग्जाम्पल में लिखिए जैसे टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल। खुशी का डाउट है सर, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टिल 8th वीक इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। यस, पढ़ेंगे ना हम लोग। आप पढ़ चुके हो, आपको पढ़ा दिया है मैंने पहले। ठीक है, हम लोग करेंगे। बाकी लोग कैसा होगा कि इन सबको देख के उनके दिमाग में कई चीजें आएंगी। मैं चाह रहा हूं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले चलूं। या और आगे लिखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। हेल्प इन द पैसेज ऑफ गैमिट फॉर्म्स द। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है? फॉर्म्स द पैसेज फॉर गैमिट एंड हेल्प इन रीयूनियन। किसके रीयूनियन? गैमिट के रीयूनियन के लिए लगता है। इस चीज को नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है? देखिए ये सब सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने? ये नोट डाउन करके बताओ फिर। ठीक है, आगे बढ़ें। कुछ कमेंट्स तो नहीं आ रहे, चलिए आगे करते हैं यहां पे से। अब डेवलपमेंट जो होता है सेक्स ऑर्गन का, टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, और ये कहां डेवलप होते हैं? इन एब्डोमिनल कैविटी। बट या नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं, वारू ही।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस नहीं होगा रवि, मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ग्लैंड मतलब वहां का ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेक्स वहां पे ही हेल्प करता है, स्पर्म के मैच्योरेशन में, स्पर्म को स्टोर करने में, सब में हेल्प करता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्टिस और ओवरी जो है डेवलप किससे करते हैं, मीजोडर्मल सेल से डेवलप करते हैं। डेवलप कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमेन कोई पूछेगा कि एब्डोमेन क्या होता है, देखिए यहां तक तो हेड नेक का पार्ट हो गया, ये पार्ट जो रहता है चेस्ट का पार्ट रहता है, इसके नीचे का पार्ट एब्डोमेन रहता है, उसके नीचे का पार्ट पेल्विक का पार्ट रहता है, ठीक है। और पेल्विक के पार्ट से आपके दोनों टांग जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो एब्डोमेन के अंदर जो आप जाते हो तो उसके अंदर कैविटी होती है, अंदर क्या कैविटी है, जहां स्टमक है, लीवर है, ढेर सारा चीज है, और इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, भर भर की चीजें हैं। तो उस कैविटी में टेस्टिस और ओवरी भी बनते हैं। और एक्चुअली एब्डोमिनल से बेटर होगा वहां लिखना है लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में बनते हैं, और वहां से डिसेंड करके टेस्टिस चला जाता है स्क्रोटम में, ओवरी वहीं लोअर एब्डोमेन पार्ट में या पेल्विक कैविटी में होते हैं। तो यहां पे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी की जगह पे लिख दीजिए लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ओके ओके श्रावणी, ये कहां से डेवलप होता है, डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, और ये डेवलप कहां होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। बट एब्डोमिनल कैविटी के साथ एक टर्म लगा दीजिए लोअर। चलिए यहां पे इसको बना लेते हैं, देखो इंसान लग रहा हो ना, ये है एब्डोमेन का पार्ट, ये पेल्विक रीजन है, ऊपर चेस्ट रीजन है। देखो चेस्ट मोस्टली किसको कहते हैं ना, आगे के एरिया को कहते हैं, इसको चेस्ट कहते हैं, इतना को, ठीक है। लेकिन अगर इस पूरे को सरकमफ्रेंस को ऐसे देखा जाए, यानी कि आगे से पूरा पीछे इस तरह से पूरा एक सिलेंडर ले लिया जाए इस रीजन का, तो उसको थोरैक्स बोलते। आगे सिर्फ इतना पार्ट रहेगा तो चेस्ट हो गया, और पूरा ऐसा लेंगे तो उसको थोरैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो चेस्ट भी बोलो, और ये थोरैक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और ऑल अराउंड को थोरैक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है एब्डोमेन कौन सा पार्ट है, पेल्विक कौन सा पार्ट है, और पेल्विक रीजन में आपको ये सब मिलेंगे। कोई कष्ट, अब देखो एट बर्थ टेस्टिस डिसेंड, बनते कहां है, एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, डिसेंड होके कहां आ जाते हैं, टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक, बट ओवरीज रिमेन देयर। टेस्टिस कहां डिपेंड रहते हैं, डिसेंड करते हैं डाउन, डिसेंड मतलब नीचे आते हैं ऐसा, ठीक है। एब्डोमेन में बन गए, यहां पे, यहां एब्डोमेन में बन गए, और नीचे आके यहां चले गए, और वो बन जाएगा क्या चीज, स्नेहल पुएसर, पेल्विक रीजन और हिप बोन सेम होता है क्या, हिप बोन बोलेंगे ना, हाँ। तो पेल्विक रीजन में ही हिप बोन आएगा आपका, ठीक है। जो हिप बोन रहता है वो पेल्विक रीजन का ही पार्ट है, और मैं लोकोमोशन में समझाऊंगा भी एक्चुअल में पूरा जो अंदर के स्ट्रक्चर को, बोन्स को, कि उसके रीजन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से समझेगा। तो ऑब्वियसली हिप बोन जो है पेल्विक रीजन में ही आता है, और पेल्विक रीजन में उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आता है। यस स्नेहा, यहां पे आपके डाउट्स क्लियर हुए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए अगर लगे कि नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको भी डिस्कस करना है। या यहाँ ओवरीज रिमेन इन द पेल्विक कैविटी, और ओवरी जो है पेल्विक कैविटी में ही रहते हैं, वो नीचे डिसेंड होके कहीं नहीं जाते हैं। एम आई क्लियर, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है व्हाट इज पेल्विक कैविटी, पेल्विक रीजन के अंदर जो कैविटी रहेगा उसी को क्या कहेंगे, पेल्विक कैविटी, ठीक है।
अब यहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक क्या था, इंट्रोडक्शन, ऐसे ही ड्रामा चल रहा था। अब हम लोग मेन पार्ट पे आ रहे हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस चीज को, व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जहां पे गैमिटोजेनेसिस होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो गैमीट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, उसी को बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक है। उसमें क्या आएगा, टेस्टिस आएगा। और ध्यान देना, पहले लिख लेते हैं लोकेशन वगैरह इसका। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन समझ गए, ये वाला पेल्विक कैविटी वाला रीजन, जिसको पेल्विक रीजन कहेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी, इसका भी दो पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ऐसे करना आसान रहेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, और इधर एक्सेसरी डक्ट, ध्यान दो। दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड, और तीसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इस चीज में देखो, यहां पे क्या है, क्या पेयर ऑफ टेस्टिस, यहां पे क्या है, एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट मतलब हेल्प करने वाला डक्ट, ठीक है। अब यहां पे सेकंड देखो एक्सेसरी ग्लैंड, फिर नीचे देखो एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो ये सब क्या है कि ये एक्सेसरी डक्ट हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। तो ये सब चीज क्या है, ये हेल्प करने वाला है, किसमें, रिप्रोडक्शन में। इसीलिए इनको एक्सेसरी वर्ड बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहां पे टेस्टिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकेशन, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहेंगे स्क्रोटम। बैग जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहेंगे, स्क्रोटम कहेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर, और इसका टेम्परेचर ये क्या करता है, टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है बॉडी के टेम्परेचर से। क्यों, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गैमिटोजेनेसिस, यानी गैमिट के फॉर्मेशन के लिए वही टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। वो उसी टेम्परेचर पे गैमिट का फॉर्मेशन होता है। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे, यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर के नीचे इस स्क्रोटम का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और उसी टेम्परेचर पे गैमीट का फॉर्मेशन यानी गैमिटोजेनेसिस होता है। एम आई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक डायग्राम बनाएंगे, आप लोग भावुक मत होना। ये पेनिस का पार्ट है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किधर से, यहां पे साइड व्यू देख रहे हैं, लेटरल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक स्काल्पेल बनाए जिससे कि कट करना है, ठीक है। स्काल्पेल से कट करना है हमें, स्क्रोटम के अंदर जाके समझना पड़ेगा कि इस भाई क्या क्या है। स्काल्पेल लो, और पहले तो सबसे बाहर क्या है, स्किन ऑफ स्क्रोटम। स्किन ऑफ स्क्रोटम आपको दिख रहा है यहां पे। अब इसको क्या करना है, कट करना है। आपका स्काल्पेल ये किधर है, पोस्टीरियर सरफेस है, ये वाला, ये कौन सा है, ये जो है स्क्रीन का आपका पोस्टीरियर है, और इस तरफ जो है, ठीक है, इस तरफ जो दिया वो एंटीरियर सरफेस है। रतुल कह रहा है इन आकाश बुक टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री दिया है, क्या कर सकते हो, तुम्हें तो एनसीईआरटी ही करना है। अब स्काल्पेल लेके आपको सर्जरी करनी है, यहां पे कट करो। ये लिए स्काल्पेल और ये कट कर दिए, ठीक है। यहां पे चला रहे हैं और कट हो गया, ठीक। अब जब कट करोगे तो यहां पे कट लग जाएगा। यहां पे क्या हुआ, कट लग गया। स्काल्पेल है ये, चाकू नहीं है। वाह, सर्जरी करोगे चाकू से, भाई जान नहीं मारना है। यहां पे ये जो कट लगा, थोड़ा बड़ा कट लगाते हैं ताकि हमारे अंदर का स्ट्रक्चर दिखे। अब ये जो हमें पार्ट्स यहां दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डार्टोज।
अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना एग्जैक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट के बुक में है, तो आप ध्यान रखो, ठीक है। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है इस चीज को बोलेंगे हम लोग सुपरफिशियल फेसिया और डार्ट्रोस फेसिया ऑफ द स्क्रॉटम। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सुपरफिशियल फेसिया, सुपरफिशियल मतलब सबसे ऊपर वाला, फेसिया मतलब, ध्यान देना, सुपरफिशियल फेशिया का मतलब जो सबसे ऊपर का फेशिया है, फेशिया मतलब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपका मसल भी आता है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू में आपके लेयर्स भी आते हैं फाइबर्स के, तो ये भी जो है एक डार्ट्रोस मसल का बना हुआ एक लेयर है, ठीक है। अब इसको फिर से कट करेंगे, स्काल्पेल उठाए, इसको फिर कट कर दिए, देख रहे हो यहां पे चला रहे हैं और इसको कट कर रहे हैं। जब कट करेंगे तो यहां कट हो जाएगा और अंदर जाएंगे। अब इस अंदर गए तो एक और लेयर मिला पूरा, ये क्या है, ये लेयर होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। ये लेयर क्या है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। सबसे बाहर क्या था, डार्ट्रोस फेसिया, उसके अंदर क्या है, स्पर्मेटिक फेसिया। स्पर्मेटिक में भी कौन सा, एक्सटर्नल। अब फिर क्या करेंगे, फिर से चाकू चलाएंगे, है कि नहीं, आपका चाकू चलाते हैं, चाकू मत बोलना, स्काल्पेल है, स्काल्पेल से कट किए। अब यहां पे देखो इसके अंदर आ गए, अब इसके अंदर देखो क्या है, ये एक और लेयर ब्लू के अंदर एक और मिला, क्या ये रेड है, ये क्या है, ये है मसल है, इस मसल का नाम है क्रीमेस्टर मसल। ये क्या है, क्रीमेस्टर मसल फेसिया। सबसे बाहर क्या था, स्किन था, उसके अंदर वाला लेयर क्या है, सुपरफिशियल फेसिया या डार्ट्रोस फेसिया, उसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, उसके अंदर क्या है, क्रीमेस्टर मसल। फिर कट करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर एक बार कट कर देंगे, ये फिर यहां कट कर दिए, कट किए। अब जैसे कट करते हैं यहां पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान देना, ये ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एक था एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, अब जो होगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया होगा। क्या होगा, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। समझ में आया क्या, ये सब स्ट्रक्चर पास होगा तब भी देखो अभी तक टेस्टिस नहीं आया, कितना टेस्टिस प्रोटेक्टेड है इस लेयर से, दिख रहा है। स्किन हो गया, स्किन के अंदर गए सुपरफिशियल डार्ट्रोस फेसिया, उसके अंदर गए एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, उसके अंदर क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर के अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। अब दो तो आपको याद हो जाएगा, एक इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, ये जो है ये तो आपको याद रहेगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, और यहां पे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। इन दोनों के बीच में क्या है, क्रीमेस्टर, ठीक है, क्रीमेस्टर मसल है। एम आई क्लियर, हेलो दीपांशु। तो ये था जो स्क्रोटम सैक को के कितने लेयर के अंदर टेस्टिस है, अभी तक भी टेस्टिस नहीं मिला, अभी और लेयर मिलेंगे, ध्यान दो। ये सबको नोट डाउन कर लिए तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो उसको। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, रावनी नोट कर ली, अलाउड है मैं, चलो नोट कर लेना। फिर से कट कर देंगे इसको, और देखो अब कैसे कट किया मैंने, अभी तक ऐसा कट कर रहे थे, अब कैसा कट किए हैं, ऐसा, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ऐसा कट कर दिए हैं। और उसके बाद आंख को कहां रखा गया, यहां पे आंख को रख के ऐसा देख रहे हैं कि कैसा दिखेगा टेस्टिस कटा हुआ, ठीक है। दीपांशु आप अभी ज्वाइन किए ना, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझा है, थोड़ा पहले से देख लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, या फिर व्हाट्सअप कर दो, जो करना है कर दो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भेज दो। तो यहां पे आप देख पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। रवि को आंख अच्छा लगा, लगा लो, ठीक है। अब इसको यहां पे, अब हमें कैसा मिलेगा, राउंड दिखेगा, ध्यान दो यहां पे, ये राउंड में सबसे पहला लेयर, ये सब ढेर सारा लेयर बना देते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर कलर कोडिंग था वही यहां पे कलर कोडिंग है, ठीक है। सबसे बाहर क्या है,
ये स्किन है, उसके बाद क्या है, फेसिया है, डार्टोस फेसिया, फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, फिर है क्रीमेस्टर मसल, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। ठीक है, स्नेहल पूछ रही है ये लेयर्स है, सब बताऊंगा स्नेहल, आराम से देखते रहो, अभी सब बताऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेक्चर खत्म होगा तब पूछना। देखो जब मैं लेक्चर में पढ़ा रहा हूं ना, जो चीज नहीं समझ में आए, जिस चीज को रिपीट करना वो बताओ, मैं आपका जो कंटेंट होगा वो मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब इस ये आपका 1 to 5 लेयर हो गया, अब इसको हम लोग यहां से देख रहे हैं, तो चलिए आप कट किया, ये अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ये है, देखिए एक और बाहर जो लेयर बनाया हम, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो ये आपको, ये लेयर आपको सबसे नजदीक दिख रहा है क्या, ये लेयर जो है, ये जिसको टच कर रहा हूं मैं इस तरह से, क्या ये टेस्टिस के सबसे नजदीक है, और टेस्टिस एक विसरल पार्ट है, अंदर का पार्ट है, इसीलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल लेयर बोलते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पेराइटल, पेराइटल मतलब बाहर, ये विसरल लेयर है, पेराइटल लेयर है, आप देख रहे हो एक ही स्ट्रक्चर है, वो पूरा इस तरह से बना हुआ है, इसी को कहेंगे, ये है विसरल लेयर और ये है पेराइटल लेयर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, ये विसरल लेयर पेराइटल लेयर है ट्यूनिका वेजिनैलिस का। निकिता पूछ रही है सर ये लेयर्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कैसा है कि बहुत सारे स्टेट के बुक में दिया हुआ है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन थोड़ा बाहर चला जाता है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है, क्वेश्चन बाहर चला जाता है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पढ़ाने से बाहर कुछ भी चीज ना जाए। आप मतलब कोई नहीं पढ़ता है, आपको पढ़ना एनसीईआरटी के ही पार्ट को, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कैसा है कुछ कुछ बुक में ना एक एक वर्ड दे देते हैं, जिसके कारण बच्चे जब बुक पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है क्या, तो ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठा रहेगा, और जब बुक पढ़ेंगे ना तो वो पॉइंट को समझना, एनसीईआरटी के पॉइंट को समझना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको बैठ के रटना नहीं है इन चीजों को। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा अंदर चलते हैं, और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा ढंग से कलर कर देता हूं, क्या अब यहां पे आपको ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5, फिर नीचे भी कंपार्टमेंट होंगे, ये तो हमने ऐसा कट करके देख रहे हैं ऊपर से ना, नीचे भी कई कंपार्टमेंट होंगे, तो ये कंपार्टमेंट है, ये लोब्यूल है, जिसके बारे में अभी स्नेहल पूछ रही थी, मैंने बताया ना आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो ये कंपार्टमेंट है जिसमें कौन रहेगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल रहेगा, कौन रहेगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल, और सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ध्यान दो, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल, दिख रहा है यहां पे, सेमिनिफेरस टिब्यूल अंदर में दिख रहा है? ये पोस्टीरियर पार्ट है, इधर क्या है, पोस्टीरियर पार्ट, ये क्या है, एंटीरियर पार्ट, आपको दिख रहा है एंटीरियरली, यानी कि स्क्रोटम में जो है टेस्टिस का एंटीरियर पार्ट कैसा है, प्लेन है इस तरह से, और पोस्टीरियरली देखो ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है वो कवर नहीं किया है, पोस्टीरियरली ट्यूनिका वेजिनैलिस कवर नहीं किया है, और ये जो ब्लैक से मैंने पार्ट बनाया है ना, ये जो ब्लैक से इस तरह से बना हुआ है इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या था, ट्यूनिका वेजिनैलिस, एक पैराइटल एक विसरल, और ये जो ब्लैक से पूरा पार्ट ऐसे बना हुआ है ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ध्यान दो लिख देता हूं मैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ताकि जब आप पढ़ने बैठो और आपको कुछ इस तरह के टर्म्स मिल जाते हैं, चाहे वो स्टेट के बुक हो या कोई भी बुक हो, तो आप उसको समझ सकते हो, आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, अरे नोट डाउन किए क्या,
चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, चलते हैं आगे। आप थोड़ा सा नेमिंग करोगे प्लीज, किसको नेमिंग करना है? यहां पे पेराइटल लेयर आपको दिख रहा है, ये जो है, फिर उसके अंदर का ये लेयर है, ये दिख रहा है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो, जिसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं ना, उसको नेमिंग नहीं कर रहा हूं यहां पे। जिस पार्ट को मैंने यहां पे नेमिंग किया है अभी, वही इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने जो बोल दिया ना। अब रतुल पूछ रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का फंक्शन क्या है। देखो ना, पूरा का पूरा टेस्टिस वही कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ये फाइबर का ही तो है कि नहीं? आगे बढ़े। ये देखो एपिडिडाइमिस, पीछे क्या है? एपिडिडाइमिस। बस नेम कर लो, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? और एक्चुअल में स्किन यहीं पे कवर नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्टिस कितना रहता है? पेयर में रहता है। तो सेम इसका सिमेट्री यहां पे जो है ना, एक शीशा रख देना, रखने मत लग जाना अभी, यहां एक शीशा रख दो, जो डायग्राम कंप्लीट होगा वही क्या होगा? पूरे टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, ठीक है? क्योंकि ये एक ही बनाया मैंने, पर होता कैसा है, एक और लेयर रहेगा ना इस तरह से, उसमें फिर से दूसरा वाला होगा। तो यहां तक आप मेरे हिसाब से सब समझ गए होंगे, या कोई दर्द, कोई कष्ट, कुछ तकलीफ है यहां तक? कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अब यहां पे कुछ नोट डाउन करना है। डार्टोज मसल हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। अब डार्टोज का मसल का मैं बता रहा हूं फंक्शन, ठीक है? हाँ, गैप लोब्यूल्स है। आपको जो यहां पे स्क्रीन में यहां पे गैप दिख रहा है ना, ये क्या है? ये लोब्यूल है। और ये फाइब्रस टिश्यू से ये सेप्टा बना हुआ है, ये अंदर अंदर दिख रहा है, ये ब्लैक से, ये सेप्टा है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही अंदर जाके बनाया है। और ये जो व्हाइट से गैप है, इसको लोब्यूल बोलते हैं। और इस लोब्यूल के अंदर मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है? एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। यहां डार्टोज मसल देखो, डार्टोज मसल, जो डार्टोज फेसिया मैंने बताया था, स्किन के जस्ट अंदर जो है ये वाला लेयर, इसका काम क्या रहता है? जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा ठंडी हो जाती है बाहर, तो ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसके क्या करेगा? ये टेस्टिस को दूर बॉडी से नहीं रहने देता है, वरना क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा गिर जाएगा टेस्टिस का, ठीक है? तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के पास ले आता है कोल्ड सीजन में, डार्टोज मसल, ठीक? कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड एंड रिलैक्स्ड इन द वार्म सीजन। और वार्म सीजन के टाइम पे ये कैसा रहता है? ध्यान दो, वार्म सीजन में ये रिलैक्स्ड रहता है डार्टोज मसल। क्या मेरी बात को समझ गए? कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा कोल्ड में, और जब वार्म सीजन रहा, टेम्परेचर वार्म रहा आसपास का, या टेम्परेचर बढ़ने रहा, तो ये क्या करेगा? रिलैक्स कर देगा, बॉडी से दूर कर जाएगा, बॉडी के हीट से दूर हो जाएगा, क्योंकि ये रिलैक्स हो गया है, ठीक है? मेरी बात को समझे यहां तक? आगे लेते हैं। यहां पे देखे स्क्रोटम का कौन सा है? डार्टोस फेसिया ऑफ स्क्रोटम, इसके बारे में बात हो रही थी, सबसे बाहर वाला, ठीक है? आप दूसरा देखिए, क्रीमेस्टर मसल का फंक्शन। क्रीमेस्टर मसल जो रहता है, इट हेल्प्स टू रेज एंड लोअर द टेस्टिस। ये रेज करवाता है और लोअर करवाता है टेस्टिस को, ठीक है? ये क्या करता है? रेज करने में और लोअर करने में टेस्टिस को हेल्प करता है। लेकिन खेलने मत बैठ जाना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल है, समझे? सोच रहे हैं कि भाई कैसे, कंट्रोल में नहीं है ये मसल, इनवॉलेंट्री है। लेकिन आप इसको इनडायरेक्टली हल्का कंट्रोल कर सकते हो, लिटिल मूवमेंट हो सकता है, ध्यान दो। इसके लिए लिखो इनवॉलेंट्री मसल, क्रीमेस्टर मसल इज इनवॉलेंट्री मसल, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। आप ये बताओ,
ये फाइट और फ्लाइट, ये सब सिचुएशन जब रहेगा तो ये क्रीमेस्टर मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो स्क्रोटम सैक है उसके जो साइज है उसको कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर साइज ज्यादा रहा तो डैमेज होने का चांस ज्यादा है। तो साइज जो कम कर देगा स्क्रोटम का, तो फाइट और फ्लाइट के समय में हार्म होने का, डैमेज होने का चांस कम हो जाएगा। तो क्रीमेस्टर मसल देखे लोअर या रेज करने में हेल्प करता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में क्रीमेस्टर मसल का फंक्शन। और ये सब जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपको खुद मिलेगा, अपना कट कट कर करके देखना, सारे मसल्स वगैरह याद करना बैठ के वहां। जो 12th में 11th में आप लोग पढ़ते हो वही उसी का प्रैक्टिकल होता है वहां पे, यही सब पूछा जाएगा, यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वहां पे भी। अगर पढ़े रहोगे अभी से, इसीलिए होता है ना नीट का एग्जाम लेता है कि वो देखता है कि आपको नॉलेज अच्छा है कि नहीं, आप उस इन्वायरमेंट को में सरवाइव कर सकते हो कि नहीं। पता चला ऐसे ही कोई चला गया और वहां भी फेल हुए जा रहा है भर भर के, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अच्छे से पढ़ो ताकि वहां पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इस चीज को समझे। बट इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड वॉलेंटरीली टू सम एक्सटेंट बाय परफॉर्मिंग कीगल्स। जाने दो इस चीज को मत समझो, ज्यादा ऊपर का लेवल हो गया। ये लेयर, ये पार्ट देखो, ये पार्ट जो रहता है एक गुबर्नाकुलम होता है, जिससे टेस्टिस जो रहता है स्किन से अटैच रहता है। ये बाहर का स्किन का लेयर है, स्किन से, फेसिया से टेस्टिस जो है अटैच रहता है, वरना क्या होगा, टेस्टिस वापस से एब्डोमेन के कैविटी में जा सकता है प्रेशर अप्लाई करने पे, लेकिन नहीं जाता है। वो किसमें चिपका रहता है, इस स्क्रोटम से चिपका रहता है। कौन से स्ट्रक्चर से? गुबर्नाकुलम से। स्प्रिंग नहीं है भाई, गुबर्नाकुलम है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये स्टेट के बुक में दिया हुआ है। भाई एमबीबीएस में फिजिक्स नहीं होता है वहां पे, तुम तो भावुक हो जाते हो। एमबीबीएस में फिजिक्स नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री तुम्हें बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। चलो यहां नोट डाउन करो। ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटल सैक थ्रू फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर, जिसको कहेंगे गुबर्नाकुलम। नोट डाउन किए? Each testis is attached to the wall of scrotal sac through the flexible elastic fiber known as gubernaculum. ये किसी किसी स्टेट बुक में दिया हुआ है, महाराष्ट्र के स्टेट बुक में है, ये मैंने देखा था क्योंकि जब पढ़ा रहा था मैं पहले तो वहां पे था, ठीक है। ये फैक्ट्स है। एक होता है क्रिप्टोकाइडिज्म, आपको पता होगा कि टेस्टिस जो है फॉर्मेशन कहां होता है, एब्डोमेन में, लेकिन अगर ये एब्डोमेन से नीचे टेस्टिस उतरा ही नहीं स्क्रोटम सैक में, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस डिजीज में क्या क्या बोलेंगे, इसको क्रिप्टोकाइडिज्म बोलेंगे। अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी टेस्टिस कहां रह गया, एब्डोमेन में, पेल्विक कैविटी में ही रह गया, और वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा पेल्विक कैविटी में, तो उसको उस केस में क्या होगा, मेल, इनफर्टाइल होगा मेल, और उसको क्या बीमारी होगी, क्रिप्टोकाइडिज्म होगा, ठीक है। रतुल पूछ रहा है फिजिक्स का जरूरत क्या है हम लोग का लाइफ खत्म करने के लिए? नहीं नहीं, मरोगे नहीं फिजिक्स पढ़ के, जरूरत है। फिजिक्स को समझोगे तब बहुत कुछ समझ में आएगा। फिजिक्स समझना होता है, ठीक है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, साइंस का पार्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको फिजिक्स समझ में आए, क्योंकि जब आपको सर्जरी वगैरह करनी होगी तो वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ों का लेंस यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे भी लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, पावर वगैरह सब यूज़ करना पड़ता है। हाँ, उतना बेसिक फिजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, आप ऐसा कह दे कोई कि फिजिक्स का नामो निशान नहीं है मेडिकल साइंस में, तो ये गलत है। तो क्रिप्टोकाइडिज्म समझ में आया? आप लोग कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करते हो।
ठीक है, आगे बढ़ें। ये देखो यहां पे ये है बोन का पार्ट, ठीक है, पेल्विस रीजन है ये। अब पेल्विस रीजन में आपको यहां पे कुछ कनाल दिख रहा है, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है, यहां पे ये देखो ये छोटा सा होल दिख रहा है, इसी को कहते हैं इंग्विनल रिंग, और इसी से टेस्टिस बाहर निकल के आता है। यहां पे इंग्विनल रिंग होता है, इसी से टेस्टिस बाहर निकल के स्क्रोटम सैक में आता है। और इस कनाल को जो है यहां पे जो एक कनाल है ऐसा, इस कैनाल को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। कहीं कहीं स्टेट के बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो स्टेट वाले भी ध्यान में रखें। ये जो रिंग है इसको कहते हैं इंग्विनल रिंग, और यहां से जो पीछे कनाल होगा उसको कहते हैं इंग्विनल कैनाल, जिससे डिसेंड होके टेस्टिस कहां आया, स्क्रोटल सैक में आया है। एम आई क्लियर? ये दिख रहा है, ये है इंग्विनल रिंग और इधर है इंग्विनल कैनाल, ये है इंग्विनल कैनाल, ये लिखा मैंने इंग्विनल कैनाल बना, ठीक है। तो इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठ गया कहां से नीचे आया बस बहुत है। अब स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू एब्डोमेन बाय कैनाल नोन एज इंग्विनल कैनाल। थ्रू दिस कैनाल टेस्टिस डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटल सैक। ये नोट डाउन कर लो, वो आपने देख लिया, इसको नोट डाउन कर लो। Scrotum is connected to abdomen by canal called inguinal canal, and through this canal testis descends down into the scrotal sac. ठीक है, लगता है आज ज्यादा टाइम पढ़ा लिया क्या? अभी 1 आवर पूरा नहीं हुआ है, ले सकते हैं। और वैसे भी बहुत लोग को तो 3-3 घंटा बैठने की आदत है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे टेस्टिस का, यानी टेस्टिस को कैसा कट करेंगे, ऐसा। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो लेंगे टेस्टिस को, सिर्फ टेस्टिस को ले रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बाकी स्क्रोटम वगैरह नहीं बना रहे हैं, ठीक, ध्यान देना। ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाला पार्ट जो अंदर सेप्टा बनाता है। ये अंदर है कैविटी जो कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कंपार्टमेंट अबाउट 250 रहता है। और यहां पे देख रहे हो एकदम जाल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको कहते हैं रेटेटेस्टिस, और ये ऊपर आया, ठीक है, वासा इफरेंशिया था ये ऊपर वासा इफरेंशिया बना, और वासा इफरेंशिया के बाद ये पार्ट आ गया एपिडिडाइमस, और ये, ठीक है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये है लोब्यूल्स और कंपार्टमेंट। नहीं, हल्का डाउट सॉल्व हो गया। कंपार्टमेंट और उसमें ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, इसमें कितने रहते हैं, 250 के आसपास रहते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, ठीक। ये देखो ये क्या है, 1 2 3 हाईली कॉइल्ड, क्या रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये पार्ट, इधर का पार्ट क्या है, ये एंटीरियर पार्ट है, और ये पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट है। देखो पोस्टीरियर पार्ट पे क्या क्या चालू है, तो एपिडिडाइमिस रहता है पोस्टीरियर पार्ट पे टेस्टिस के, ठीक है। ये जो रहेगा लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ बना दीजिए 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस का स्क्रोटम नहीं है, बहुत लोग स्क्रोटम को समझ लेते हैं और अपने हिसाब से मेजरमेंट चालू रहता है उनका। ये टेस्टिस का साइज है, हाँ, बहुत डाउट आए हैं मुझे। चलो मैं इधर हट के बनाता हूँ डायग्राम। ये देख रहे हो रेटेटेस्टिस, जो जाल जैसा स्ट्रक्चर ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला है, ठीक है। स्नेहल पूछे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या बोले सर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब ऐसा लंबा कट गया, टेस्टिस को लेके ऊपर से कट किया, ट्रांसवर्स में जो इससे पहले का डायग्राम था, अभी कैसा कट किया, ऐसा कट किया है, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है जाल जैसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। उसके बाद कई सारे रेटेटेस्टिस इस तरह से, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये दिख रहा है ये पार्ट, इसको कहते हैं वासा इफरेंशिया। क्या कहा, ये सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, उसके बाद क्या आया, रेटेटेस्टिस आया।
रेटे टेस्टिस के बाद ऊपर आया ये वासा इफरेंशिया, और वासा इफरेंशिया के ये देख रहे हो पीछे पोस्टीरियर पार्ट में। इंसान को कैसे देख रहे हैं हम लोग, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और टेस्टिस का ये पार्ट आपका ये क्या है, एंटीरियर पार्ट पे मैं खड़ा हूं, और अब जो है पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली टेस्टिस के ये सब स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। और ये अभी एनिमेशन में भी देख लेंगे एक बार। ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट को थोड़ा अच्छा बना देते, हाँ ये है एपिडिडाइमिस, हेड बॉडी टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, मार्क कर लो, एपिडिडाइमिस, समझा। कहां पे है, पोस्टीरियर सरफेस पे है एपिडिडाइमिस, दिख रहा है, यस इतना सेक्शन दिख गया। अब यहां पे एक और स्ट्रक्चर है आपको यहां पे दिखेगा, वास डिफरेंस, ये देखो वास डिफरेंस, सारे स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ गए। यहां देखो ये पार्ट क्या है, वास डिफरेंस है। ये सब क्या था, एपिडिडाइमिस का पार्ट था। एपिडिडाइमिस का भी ऊपर का पार्ट हेड रीजन, कुछ बुक में कापुट रीजन भी कहते हैं, बट ठीक है जाने दो। हेड रीजन ये है बॉडी, और ये है पूरा टेल, और यहां से है वास डिफरेंस स्टार्ट हो गया। ये रेटेटेस्टिस था, रेटेटेस्टिस किस, ये है रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस ऊपर किससे आया, रेटेटेस्टिस जो है किसमें खुला है, किस रेटेटेस्टिस के बाद कौन है, वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया किसको फॉलो किया, रेटेटेस्टिस को फॉलो किया। फिर वासा इफरेंशिया के बाद क्या आता है, एपिडिडाइमिस। तो आपको पूछा जाएगा, आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि स्पर्म का डायरेक्शन क्या होता है, फॉर्म होके कैसे पाथवे होता है। ये पाथवे होता है सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद आपके नीचे फिर एपिडिडाइमिस का पूरा पार्ट होगा जो एनसीईआरटी में ये हेड बॉडी टेल वगैरह नहीं किया है। फिर उसके बाद वास डिफरेंस। नेहल पूछ रही है एंटीरियर पार्ट क्या है, ठीक है, बस एंटीरियर इधर जो है एंटीरियर है, ये पार्ट क्या है, एंटीरियर है, ये पार्ट पूरा एंटीरियर, यानी कि टेस्टिस जो है एंटीरियरली, यानी आगे से देखोगे तो ये होगा, पीछे से देखोगे तो ये रहेगा। पोस्टीरियर पार्ट ये है आपका, ठीक है, बस यही सब ड्रामा है। समझ गया क्या आपको पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद एनिमेशन पे चलते हैं। और 250 को ध्यान रखो, वो एक टेस्टिस का 250 है, दोनों का पूछ ले तो 250 प्लस 250 करना, एक का लिख के मत चले आना कि दोनों टेस्टिस का मिला के 250 कंपार्टमेंट बनेगा, समझे। तो ये सब पे ध्यान देना है। 250 कंपार्टमेंट ईच टेस्टिस का है, वहां ईच को लिख के अंडरलाइन करो, क्योंकि आप नीट को पता है, नीट जो कंडक्ट कर उनको पता है कि स्टूडेंट सब कुछ पढ़ेंगे, ये सब जानता है, लेकिन यहाँ पे गलती करने का चांस कहाँ रहता है, यहीं पे रहता है। तो ध्यान रखिए, आई बात समझ में। चलिए अब एनिमेशन को देख लेते हैं, एनिमेशन को समझ लेते हैं। ये टेस्टिस का पार्ट है, ठीक है, टेस्टिस का पार्ट है, आगे पेनिस का पार्ट है। अब टेस्टिस के लेयर को हम लोग हटाएंगे, ये देख रहे हो पेनिस का पार्ट है, पीछे है स्क्रोटम, स्क्रोटम का फेसिया दिख रहा है, स्किन हटा हुआ है। ये है ब्लैडर ऊपर, ये देखो इंग्विनल कनाल है जिससे स्पर्मेटिक कॉर्ड से, ये क्या इंग्विनल कनाल है जिससे ये कॉर्ड से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये है सबसे पहले ऊपर स्पर्मेटिक फेशिया, इसको रिमूव किए, क्रिमेस्टर मसल आया, क्रिमेस्टर मसल को रिमूव किया, अंदर का फेशिया, फिर यहाँ ट्यूनिका वेजिनैलिस हटाओ, सबको हटाओ यहाँ से, और ये आ गया टेस्टिस का पार्ट, हमें यहाँ आना था। आप देख रहे हो ये पोस्टीरियर पार्ट, पीछे का पार्ट है, यहाँ पे कैसे एपिडिडाइमिस अरेंज किया हुआ है, और यहाँ पे किस तरह से टेस्टिस है। अब इसको फिर कट करेंगे यहाँ से, लो कट कर देते हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट लिए और कट कर दिए, ये कट किए तो ये पार्ट दिख रहा है, ये सारे कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, अरे हाँ या ना। ये है कंपार्टमेंट्स, ये जितने कंपार्टमेंट्स हैं आपको क्लियरली समझ में आ गए, जिसके अंदर क्या मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इस कंपार्टमेंट में ये
किससे बना हुआ है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ये सारा सेप्टा बना हुआ है। और देखो यहाँ पे क्या है, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया, और पीछे की तरफ देखो एपिडिडाइमिस है, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट, टेल पार्ट, और ऐसे होके फिर यहाँ पे देखो ये पार्ट ऊपर जा रहा है, इसको कहेंगे वास डिफरेंस। खत्म हुआ। आज का लेक्चर इतना ही था। सारे पार्ट्स क्लियरली समझ में आ गए, हाँ ना? गाना गा लो एक बार। बहुत पढ़ा लिया आज तो, 1 घंटा 6 मिनट हो गए। चलो लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। चलो अच्छी बात है, रतुल का हो गया क्लियर, सबका हो गया ना? जाओ अब सो जाओ, जाओ जाओ सो जाओ, हो गया, बहुत पढ़ लिया आज। हाँ।